हाय एवरीवन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट समाप्त किए थे हम लोग लास्ट लेक्चर में। यहाँ तक देखे थे, इनोलेट वगैरह कर लिए थे सब कुछ ढंग से। अब ऑर्गेनिक रिएक्शंस मोस्टली कितने टाइप के होते हैं? वैसे हर रिएक्शन में अपना कुछ ना कुछ अलग होता है, लेकिन एक जो जनरल क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक रिएक्शंस का, उस आधार पे हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे रिएक्शंस के बारे में, उसे देख लेते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शन का टाइप, कितने टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो सकते हैं? ऑर्गेनिक रिएक्शंस का कहानी तो हम लोग देख ही चुके हैं। सबस्ट्रेट रिएजेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, सबस्ट्रेट रिएजेंट मिलकर के प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं, बीच में कुछ बनता है जिसे ही हम रिएक्शन इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं। तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन जितने टाइप के हैं ना, सब में कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता ही है। सबसे पहले तो लिख लें कितने टाइप का है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन रिएक्शंस। सेकेंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। नंबर 3 substitution reaction. These three are very important and very common organic reactions. Addition, elimination, substitution, very very important। ये तीन, इसके अतिरिक्त भी कई हैं, जैसे एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन के बाद कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन के बाद एक आता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, फिर आता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, फिर आता है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। अब इसमें से भी आगे जाओगे तो फिर चेंज हो जाता है। एडिशन रिएक्शन में भी कई तरह के एडिशन रिएक्शन होते हैं, एलिमिनेशन भी कई तरह के हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कई तरह के हैं, रीअरेंजमेंट कई तरह के हैं, पेरीसाइक्लिक कई तरह के हैं। तो एक तो मेन ये टॉपिक्स लिखे जा रहे हैं, समझो। इसके अंदर अब धीरे धीरे हम लोग जाएंगे तो समझ में आएगा गहराई इस टॉपिक का क्या है। और इतना बात यदि समझ लिए तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बादशाह बन गए, और नहीं समझे तो फिर क्या ही कहना, दिक्कत हो जाएगा हमेशा के लिए। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की कैटेगरी में ये सबके सब आते हैं। कुछ का तो नाम से ही पता चल रहा होगा, बहुत कुछ तो सुने होंगे पहले से। एडिशन मतलब जुड़ना, एलिमिनेशन माने हटना, सब्स्टिट्यूशन माने एक जुड़ा तो दूसरा हटा, कंडेंसेशन मतलब एडिशन प्लस एलिमिनेशन दोनों एक साथ, डिस्प्रोपोर्शनेशन सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग कहते हैं। एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन। आइसोमेराइजेशन, आइसोमर के बारे में भी नहीं सुने होंगे, बताएंगे आगे। रीअरेंजमेंट माने पहले से कुछ है वही इधर उधर हो जाएगा, उसी मॉलिक्यूल के अंदर रीअरेंज। और एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। तो इन सारे रिएक्शंस के बारे में एक एक करके हम लोग डील करने वाले हैं, और बता दिए पहले ही कि इसमें से ये जो 3 रिएक्शंस हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन। 11, 12 आगे किसी के लिए भी ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिक में तो यही पढ़ोगे। और ये सब जो रिएक्शंस हैं, खास करके पेरीसाइक्लिक टाइप का जो रिएक्शन होता है, वे रिएक्शंस जो है हम लोग पढ़ते हैं आगे मतलब कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। इसी में फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी आते हैं फोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत।
तो वे सब के सब आगे बढ़ना है। अब हम लोग एक एक करके डील करेंगे इन रिएक्शंस को। तो इसमें सबसे पहले एडिशन रिएक्शंस की बात करें। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस, नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि वैसे रिएक्शंस जिसमें कुछ जुड़ने वाले हैं, रिएजेंट्स जाकर के कंबाइन करेंगे, जुड़ेंगे सबस्ट्रेट से, तब इसमें क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। सबस्ट्रेट के साथ एडिशन होगा रिएजेंट का, तब जाकर के डायरेक्टली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ऐसा, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन करेंगे, जिसमें ग्रुप का केवल एडिशन होगा, कोई रिमूवल नहीं होगा, कोई सब कुछ नहीं, बस केवल एडिशन होगा ग्रुप का। केवल जुड़ेंगे वे ग्रुप जा करके, दो चीज़ आपस में जुड़ गए, एडिशन रिएक्शन हो गया, सिंपल सा। जिसे इनऑर्गेनिक में हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं कि CaO प्लस CO2 तो मिल करके CaCO3, कुछ नहीं हुआ, बस ये दोनों आपस में कंबाइन कर गए, कम्बिनेशन रिएक्शन। उसी को हम लोग यहाँ एडिशन कहेंगे, बस सिंपल सा बात हुआ। एडिशन रिएक्शंस आर वेरी कॉमन इन compounds containing multiple bond, मल्टीपल बॉन्ड मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो। तो जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, डजेंट मैटर वह डबल ट्रिपल बॉन्ड सेम एटम के बीच है कि अलग अलग एटम्स के बीच है, होना चाहिए। तो जिस स्पीसीज में ऐसे कार्बन कार्बन डबल ट्रिपल, कार्बन नाइट्रोजन डबल ट्रिपल ऐसे करके हों, तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए बहुत कॉमन होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस डू नॉट अकर इन कंपाउंड्स containing only सिग्मा बॉन्ड। वैसे कंपाउंड में तो यह कभी नहीं होता है जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब अल्केन में कभी एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि हैलोजन कंपाउंड हैलो अल्केन में कभी नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि एलिफेटिक सैचुरेटेड अल्कोहल में कभी नहीं होगा, एलिफेटिक सैचुरेटेड अल्कोहल में कभी नहीं होगा, एलिफेटिक सैचुरेटेड एमीन में नहीं होगा। तो इन कंपाउंड्स में कभी भी एडिशन रिएक्शन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। एडिशन रिएक्शन उन्हीं में होता है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, बेसिकली पाई बॉन्ड हो। इतना सा बात जान लें हम लोग। मल्टीपल बॉन्ड कहने का मतलब यहाँ कौन सा बॉन्ड हुआ, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो हम लोग जान रहे हैं कि पाई जब भी होगा तो सिग्मा के साथ ही होगा, केवल पाई बॉन्ड का स्पीसीज तो एग्जिस्ट करते नहीं है, तो सिग्मा के साथ पाई होगा, ऐसा। उसके बाद एक कॉमन सा रिएक्शन लिख लें, फिर पता चल जाएगा पूरा। मान लो कि यह कोई सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट, इसमें कोई रिएजेंट ऐड कर रहे हैं XY, रिएक्शन होगा, दोनों में से एक कार्बन पे X दूसरे पे Y, यहाँ X जुड़ गया, यहाँ Y, ऐसा प्रोडक्ट। इन दोनों में क्या अंतर लग रहा है बताओ। रिएक्टेंट में सबस्ट्रेट रिएजेंट को मिला के देखो और प्रोडक्ट को देखो, तो सबसे पहला चीज़ तुम्हें नज़र आएगा कि इसमें पाई है
इसमें कहीं पाई नहीं है, केवल सिग्मा ही है। तो इसका मतलब हुआ कि एडिशन रिएक्शन के दरमियान पाई बॉन्ड बदलता है सिग्मा में। एडिशन रिएक्शन के दरमियान पाई बॉन्ड बदलता है किसमें? सिग्मा में। अब जिस सिस्टम में पाई होता है उसे हम अनसैचुरेटेड सिस्टम कहते हैं। जिसमें पाई बॉन्ड होता है वैसे सिस्टम को अनसैचुरेटेड सिस्टम कहते हैं, और जिसमें केवल सिग्मा रहेगा उसे हम सैचुरेटेड कहते हैं। तो एक बात और पता चल गया कि ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन द अनसैचुरेशन ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेज और द मॉलिक्यूल बिकम्स फुली सैचुरेटेड फ्रॉम अनसैचुरेटेड स्टेट। कि यदि कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड है, अल्कीन है, तो एडिशन के बाद उसका अनसैचुरेशन खत्म हो जाएगा, मतलब वह पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, वहाँ सिग्मा आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं चूंकि रिएक्शन के दरमियान पाई बदल रहा है सिग्मा में, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, टूटेगा और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बनेगा। बॉन्ड टूटने में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी देना होगा, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के दरमियान एनर्जी रिलीज होता है। और यह बॉन्ड का एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या इसका इमिशन डिपेंड करता है बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे, कि बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है तो मजबूत बॉन्ड बन रहा हो चाहे टूट रहा हो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, कि ज़्यादा मजबूत बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो एनर्जी ज़्यादा लगेगा, या ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो बॉन्ड टूट रहा है वो कमज़ोर है और जो बन रहा है वो मजबूत है। तो टूटने वाला बॉन्ड कमज़ोर है, इसका मतलब यहाँ एनर्जी कम लगेगा, लेस। बनने वाला बॉन्ड मजबूत है, मतलब एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, मोर। तो मान लीजिए यदि इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी 70 जूल लग रहा है तो रिलीज 70 से ज़्यादा होगा, 100 जूल मान लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन 70 जूल का है तो प्लस 70 जूल, एमिशन 100 जूल का है तो माइनस, इसको कंबाइन करोगे तो ओवरऑल तुम्हें माइनस में दिखेगा। और ओवरऑल एनर्जी चेंज माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ऐसे प्रोसेस को हम लोग एक्जोथर्मिक कहते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्जोथर्मिक। तो इसका मतलब हुआ मोस्ट ऑफ द एडिशन रिएक्शंस आर एक्जोथर्मिक इन नेचर बिकॉज ड्यूरिंग द रिएक्शन वीक पाई बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म। कि एडिशन रिएक्शन के दरमियान कमजोर पाई बॉन्ड टूट करके मजबूत सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ऐसे रिएक्शन एक्जोथर्मिक होते हैं। अब एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, यदि फुली एक्जोथर्मिक नेचर का है वो एडिशन रिएक्शन, तो इसके बाद अब अप्लाई करोगे जो इक्विलिब्रियम में पढ़े हो, ली सातेलिए प्रिंसिपल जो कहता है कि यदि एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका रेट टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट स्लो होगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रेट ज़्यादा होगा। एक्जोथर्मिक रिएक्शन का रेट ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ द एडिशन रिएक्शंस लोअर टेम्परेचर पे होते हैं। मोस्ट ऑफ द एडिशन रिएक्शन जो है वे लोअर टेम्परेचर पे होते हैं एक्जोथर्मिक नेचर की वजह से, है ना। तो देखो अंदर तक जाओगे ना तो क्वेश्चन कहीं से भी और कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी और कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन लिख ही लें तो फिर पता चल जाएगा। Which one is correct about addition reaction? कि निम्नलिखित में से कौन सही है एडिशन रिएक्शन के बारे में? ऑप्शन दिए रहेंगे। पाई बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड टू सिग्मा बॉन्ड्स, सेकेंड नंबर। रिएक्शंस आर एक्जोथर्मिक इन नेचर, रिएक्शंस आर एक्जोथर्मिक इन नेचर। रिएक्शंस आर फास्ट at lower temperatures, at lower temperatures। डी में कर देगा इसमें।
ऑल ऑफ दीज। ऐसा कि एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड कौन सी बातें सही है। ऑप्शन पहला है कि पाई बॉन्ड बदलता है सिग्मा में, बिल्कुल सही है। अभी हम लोग देखें इसी बात को। एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं रिएक्शन, उसे भी हमने देखा। फास्ट होंगे लोअर टेम्परेचर पे, सादलीय प्रिंसिपल के आधार पे कि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम ही रखना होगा तभी रिएक्शन होगा। तो ये सब के सब स्टेटमेंट सही है, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो रिएक्शन एग्जाम में पूछे या ना पूछे, उसका थ्योरी जानना बड़ा ज़रूरी है, तभी आप आगे रिएक्शंस को समझ पाओगे। और ये थ्योरीज है, थ्योरी के बगैर जो है आप किसी भी टॉपिक में ना तो मैथमेटिक्स को समझ सकते हो, ना फिजिक्स को समझ सकते हो, ना केमिस्ट्री समझ सकते हो। थ्योरीज मेन है, इसलिए थ्योरी को पहले ढंग से सुनो, समझो, जानो, उसके बाद आप रिएक्शन पे बढ़ो। तो आगे चैप्टर में जब रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे ना, वहाँ फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या माजरा है इसके पीछे, क्या कहानी है, किस तरह के रिएक्शंस हैं ये, और फिर उस रिएक्शन का मैकेनिज्म वगैरह को भी आप अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से जान पाओगे ऐसे रिएक्शन को। अब देखो यहाँ जो हमने रिएजेंट ऐड करा, यहाँ जो रिएजेंट हमने ऐड करा, यह रिएजेंट बेसिकली दो तरह का हम लोग पढ़े, न्यूक्लियोफिलिक पढ़े, इलेक्ट्रोफिलिक पढ़े, दो तरह का रिएजेंट पढ़े। तो यदि वह जुड़ने वाला रिएजेंट, यदि वह जुड़ने वाला रिएजेंट जो जुड़ रहा है वह न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हो, रिएजेंट के आधार पे क्लासिफिकेशन है, रिएजेंट, सबस्ट्रेट और यहाँ टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक है तो ऑब्वियसली सबस्ट्रेट को इलेक्ट्रोफिलिक होना होगा। अपोजिट होता है हमेशा कि न्यूक्लियोफिलिक मतलब हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो उससे तब ना कंबाइन करेगा जब अगला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। जब अगला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से कंबाइन करता है। तो यहाँ ऐसे एडिशन रिएक्शन को कहा जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, शॉर्ट में NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। उसी प्रकार से रिएजेंट जब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो, रिएजेंट जब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो तो इस केस में सबस्ट्रेट को न्यूक्लियोफिलिक होना होगा, सबस्ट्रेट को न्यूक्लियोफिलिक होना होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब समझ गए कि इस बार इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इस बार इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो क्लासिफिकेशन रिएजेंट के आधार पे है कि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, शॉर्ट में EAR, एयर। ये दो बड़ा कॉमन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक होता है जनरली कि फ्री रेडिकल हो, तो फ्री रेडिकल चूँकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम ही होगा, तो इससे हम लोग फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यह बहुत कॉमन नहीं है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अब रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल तो हम लोग काफ़ी डिटेल में देखे हुए हैं, सबस्ट्रेट में भी बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट का मतलब हुआ, देखो चूँकि एडिशन है ना तो एडिशन में भी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो कार्बन और एक हेटेरो एटम के बीच होगा, कार्बन और एक हेटेरो एटम के बीच होगा, इस तरह के स्पीसीज होंगे तब। तो ऐसे स्पीसीज जिनमें कार्बन और हेटेरो एटम के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। अब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जरा ध्यान में लाओ जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता था, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता था, वैसे कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते थे नॉमेनक्लेचर में देखे हुए हम लोग। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के तो बहुत सारे हैं, अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड क्लोराइड है, एसिड अमाइड है, एनहाइड्राइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, कई कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है।
तो उन सब में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगा, उन सब में यही रिएक्शन होगा। वैसे ही थायोकार्बोनिल कहते हैं इसको, ये रेयर है, Fc ट्रिपल बॉन्ड N वाले नाइट्राइल या साइनाइड जान रहे हो। उसी प्रकार से यदि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना है तो उस केस में सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफिलिक होगा, और न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट में याद रखोगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सेम एटम के बीच डबल ट्रिपल, मतलब अल्कीन अल्काइन में जनरली कॉमन होता है, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऐसे ये बहुत कॉमन चीज़ नहीं है। तो अगला क्वेश्चन इससे इस तरह से आ सकता है, अगला क्वेश्चन जो है इसमें इस तरह का आ सकता है। क्वेश्चन इराइज करोगे तो कहीं से भी बन जाता है। एक तरफ लिखा हुआ रहेगा सबस्ट्रेट, दूसरे तरफ लिखा हुआ होगा रिएक्शन। सबस्ट्रेट में कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, नंबर 1 CH3CHO, नंबर 2 CH2CH, CH2CHO, कुछ भी दिया हुआ रह सकता है। फिर दिया हुआ रहेगा, हो सकता है इस तरह का कुछ ऐसा, नंबर 4 CH3 COOCH3, और यहाँ रिएक्शन में दिया हुआ होगा A नंबर में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सी में बोथ या CH3 CH2 CH3 कर दे, सी में कर देते हैं नन, टी में बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस तरह से सबस्ट्रेट और उसके लिए जो रिएक्शन हो सकता है ऐसा कुछ दिया हुआ है। ऑप्शन 4 दे देंगे मिला करके, 1 का A 1 का B ऐसे करके कुछ भी दिया हुआ रहेगा। तो अभी तो हम लोग डायरेक्टली यहीं से समझ लें कि कौन किसके लिए होगा, फिर क्लियर हो जाना है। उसके लिए फंक्शनल ग्रुप पहचानना होगा बस। CHO अल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, जिसमें C डबल बॉन्ड OH। अब C डबल बॉन्ड वो है, इसका मतलब ये खुद इलेक्ट्रोफिलिक है। खुद कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक। तो खुद इलेक्ट्रोफिलिक है तो न्यूक्लियोफाइल से जुड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, इससे मिल जाएगा। अब इसमें देखोगे यहाँ तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिख रहा है और फिर से CHO है, मतलब C डबल बॉन्ड O। तो ये जैसा कि इधर बताया हम कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो यह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो न्यूक्लियोफिलिक करेगा। मतलब ये दोनों कर सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और इसके चलते न्यूक्लियोफिलिक, तो बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक, तो ये आकर के मिल जाएगा इसमें। उसके बाद 3rd नंबर में साइक्लोहेक्सीन, जिसमें केवल कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। अब केवल कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो फिर ऐसे तो केवल इलेक्ट्रोफिलिक ही कर पाते हैं, तो इसका यहाँ से मिल जाएगा। और लास्ट में ही बचा, ये तो सिंपल सा अल्केन दिया हुआ है ना, कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड सिस्टम है, तो इसमें किसी भी प्रकार का एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, तो ये जाकर के यहाँ मिलेगा। तो सही क्या हुआ आंसर इसका? सही आंसर क्या हुआ? सही आंसर हुआ 1 को हम लोग मिलाए B में, 2 को मिलाए D में, 3 को मिलाए A में, और 4 को मिलाए C में। ऐसे करके क्वेश्चंस एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। इसलिए क्या है कि बारीकी से रिएक्शंस को समझना है, ढंग से समझना है कि आखिर रिएक्शन क्या है, कितने तरह का है और कितने तरह का क्यों है। इतना क्लासिफिकेशन जो किस आधार पे और क्यों है, इसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों?
इसलिए एकदम बारीकी से बताया हम कि किस नेचर का सबस्ट्रेट होगा, किस नेचर का रिएजेंट होगा, तो रिएक्शन का टाइप क्या होगा, कौन कौन से कंपाउंड ऐसे रिएक्शन को कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्या पूछ सकता है, इतना डिटेल में हम लोग कर लिए। तो नेक्स्ट क्लास में इसी एडिशन रिएक्शन को आगे हम लोग लेकर के चलेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इनको काफ़ी डिटेल में जो है बताया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर से। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।